नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जैसे 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उसमें प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि पिछले 11 दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, या कुल पूछा गया होगा या दोस्तों आपको मैदान पर पूछा गया होगा। तो दोनों बात को यहाँ पर जान लीजिए। अगर कुल पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होगा कि मैदान पर कितने खिलाड़ी उतरते हैं, तो प्रत्येक पक्ष से मैदान पर आपका 9 खिलाड़ी उतरते हैं और 3 जो खिलाड़ी होते हैं वो जो आपका सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में देखें तो क्रिकेट में फ्रेंड्स आपका कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 खेलते हैं। 11 खिलाड़ी ही आपका फुटबॉल में ही खेलता है और 11 खिलाड़ी ही दोस्तों आपका हॉकी में भी खेलता है, ठीक है। तो इसको तो एक जगह आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा वॉलीबॉल को याद रखिएगा। वॉलीबॉल में दोस्तों आपका 2 खिलाड़ी खेलता है और आइस हॉकी में भी वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी खेलता है, आइस हॉकी में भी आपका 6 खिलाड़ी खेलता है। लेकिन याद रहेगा यहाँ पर अगर आपका बीच वॉलीबॉल आ जाएगा, बीच, ठीक है, बीच में भी देखिए 2 वर्ड आ रहा है, तो बीच अगर वॉलीबॉल आ जाए तो इसमें दोस्तों आपका 2 खिलाड़ी खेलेगा। इसके अलावा आइस हॉकी के अलावा एक हॉकी दोस्तों आपका होता है 5S हॉकी, ठीक है। 5S हॉकी, अगर 5S हॉकी रहेगा तो यहाँ पर आपका 5, ठीक है, 5 है तो 5 ही खिलाड़ी यहाँ पर खेलेगा। कबड्डी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी खेलता है। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी खेलता है। बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी खेलता है। पोलो में आपका 4 खिलाड़ी खेलता है और बास्केटबॉल में फ्रेंड्स आपका 5 खिलाड़ी खेलता है। तो इन सभी को याद रख लीजिएगा। आपके जो प्रश्न बन रहे हैं यहीं से बन रहे हैं और यहीं से प्रश्न आपके सही भी हो रहे हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अब तक एसएससी जीडी के एग्जामों में अब तक 11 दिनों का एग्जाम समाप्त हो गया है। इन 11 दिनों में आपका तकरीबन 750 प्रश्नों का मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है। अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। पीडीएफ का डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स लगाया गया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पीडीएफ का जो रिव्यू है वो भी आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने कल कुछ रिव्यू भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहीं से भी यहाँ पर भी मैसेज करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके पूछा गया, लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। लेजिम लोक नृत्य, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। लेजिम महाराष्ट्र से जुड़ा एक लोक नृत्य है। लेजिम को लेजियम कहा जाता है, जिसमें नर्तकी लेजिम या लेजियम नामक छोटे उपकरण को ले जाती है। यह अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। महाराष्ट्र के अन्य नृत्य की बात करेंगे तो लावनी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपका चर्चित भी है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। कोली को याद रखिएगा, नकटा को याद रखिएगा, गफा और दही कला को भी याद रखिएगा, ठीक है। लावनी, नटका, नकटा, कोली, गफा और दही कला। अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। हमने कल पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक के पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को देखा था, तो आज आपसे चौथी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अशोक रुद्र मेनन मॉडल 4 भी यहाँ है, तो 4 से चौथी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पहला पूछा जाता तो क्या होता, ये होता आपका हेरोडोन मॉडल। अगर आपसे सेकंड पूछा जाता तो क्या होता, ये होता आपका महालनोबिस मॉडल। अगर आपसे थर्ड पूछा जाता तो होता आपका गाडगिल मॉडल, ठीक है। लेकिन आपसे चौथी पूछा गया तो अशोक रुद्र मेनन मॉडल। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समय काल आपका 1969 से 1974 तक चला था। अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को ही प्राप्ति करना था। इस योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दोस्तों आपका पहली 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। नारा दिया गया था इस दौरान, लेकिन उस योजना का लक्ष्य ही था गरीबी हटाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं उस समय जो भारत की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.04% है। तो 74% हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। देखिए पुरुषों के लिए साक्षरता दर आपका 82.14% है। इसके अलावा बात करेंगे महिलाओं की साक्षरता दर का, तो महिलाओं का 65.46% है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता आपका केरल रहे। केरल में आपका पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा है, महिला साक्षरता दर भी ज़्यादा है। साथ में आपकी बात करेंगे बिहार का, तो बिहार में आपका पुरुष साक्षरता दर भी कम है और आपका महिला साक्षरता दर कम नहीं है। महिला साक्षरता दर कम आपका सबसे ज़्यादा
केरल का है, सॉरी केरल का बोले राजस्थान का है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका पल्लिकल की बात करते हैं तो दीपिका जो पल्लिकल है वो दोस्तों आपका स्क्वैश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका स्क्वैश हो जाएगा। इसके अलावा दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से संबंधित है। इन्होंने दीपिका पल्लिकल कार्तिक क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने एक आपके कार्तिक के हैं खिलाड़ी हैं आपके, ये पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, आरसीबी के प्लेयर इंडिया की ओर से खेलते हैं, उन्हीं का ये पत्नी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, दीपिका पल्लिकल दिनेश कार्तिक की ये पत्नी है, ठीक है, दिनेश कार्तिक याद आएगा। इसके अलावा कुछ मत याद रखिए। अगला याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 की जब हम लोग बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 आपका विजेता बना था सौराष्ट्र, जिसका राइट आंसर सौराष्ट्र होगा। और विजेता बना था बंगाल, सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 है वो जो कि भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जो कि इस सीजन आपका 88वां सीजन था। टूर्नामेंट 13 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था, 19 फरवरी 2023 तक चला था, इसलिए इसे 2022-23 रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। अगला है मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के तहत आपका 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये जो मनरेगा है ये पहले नरेगा हुआ करता था, नरेगा में मनरेगा म जुड़ गया, यानी कि महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा आपका 2009 में, लेकिन ये जो अधिनियम पारित हुआ था ये दोस्तों 2005 का अधिनियम है। आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, के तहत लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम को पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नोडल मंत्रालय अगर आपसे पूछ दिया जाए, नोडल जो मंत्रालय है वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जाता है, ठीक है। अगला है कि मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य की फसल त्यौहार है? तो मोंग त्यौहार था आपका मोय नहीं था, ठीक है। तो मोय नहीं था, मोंग त्यौहार था। तो मोंग जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर नागालैंड होगा। ये त्यौहार आपका हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो अगर आपसे कार्यकारी पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर तो राज्यपाल होगा, लेकिन अगर आपसे वास्तविक पूछा जाता तो इसका जो राइट आंसर होता वो दोस्तों आपका मुख्यमंत्री होता, ठीक है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास, कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होता है। वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति होती है। कल पूछा गया था कि एक राज्यपाल है कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसकी जो संख्या है अधिकतम निश्चित नहीं की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार 152 से लेकर 165 तक का जो अनुच्छेद है वो आपके राज्यपाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 152 कहता है कि इसमें राज्यपाल का परिभाषा दिया गया है। 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 154 है राज्यों की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 है नियुक्ति के बारे में है। 156 आपका राज्यपाल के पद की अवधि के बारे में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले बताएं कि 157 कहता है नियुक्ति के लिए योग्यता के बारे में है कि एक राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जिस प्रकार आप SSC का फॉर्म भरे हैं या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसका एक आपका क्वालिफिकेशन आता है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म भरने का। उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल बनने के लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन जो बताया गया है वो आपका अनुच्छेद 157 में बताया गया है, जैसा कि 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की कुछ और योग्यता है जिसे आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी ने देशभक्तों में राजकुमार कहा था? देशभक्तों का राजकुमार या देशभक्तों में राजकुमार? तो देशभक्तों में राजकुमार की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी को गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1942 में गांधी जी ने बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा। जब बोस की मृत्यु की सूचना उन्हें मिली तो गांधी ने कहा कि नेताजी की देशभक्ति किसी से पीछे नहीं है, उनकी बहादुरी उनके सभी कार्यों से झलकती है। उसने उसका उच्चा लक्ष्य रखा, असफल रहा, लेकिन कौन असफल नहीं हुआ है। एक अन्य अवसर पर गांधी जी ने कहा नेताजी भारत के प्रति अपनी सेवा के लिए सदैव अमर रहेंगे। अगला है कि विच स्टेट हैज लिटरेसी रेट मोर देन 90%। आपका स्टूडेंट जो क्वेश्चन बताया है 91% बताया है, लेकिन हम यहाँ पर 90% ले लिए हैं क्योंकि मात्र 2 ही 3 ऐसा राज्य हैं जहाँ का लिटरेसी रेट आपका 90% एबव है।
सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपका केरल का है, वहाँ का लिटरेसी रेट 93.94% है। इसके अलावा आपका मिजोरम का है, स्टेट में बात करेंगे तो 91% है। इसके अलावा लक्षद्वीप का है, आइसलैंड का है, वो आपका 92% है। ठीक है, तो इनमें से कुछ इधर उधर करके आपको दिया गया होगा, जो आप लोग पता लगा लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट हुआ है, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको बोला कि जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वो उस PDF को ले लें और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस PDF को नहीं भी ले सकते हैं कोई बात नहीं, आप लोग टेलीग्राम पर PDF हर दिन का दिया गया है, आप लोग उसे भी जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जगह जाते हैं, सुसज्जित रूप से जाते हैं, तो आपको इस PDF को लेना ही होगा। मात्र 25 रुपये इसका प्राइस है, आप लोग जाकर इस PDF को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे तो पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि इनमें से कौन से जो नर्तक या नर्तकना है जो कि आपका कथकली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका मेधाबू वासुदेवन नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपके कथकली से भी संबंधित है। अगला है कि मनी जो इनक्वालिटी है वो दोस्तों आपका कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। DPSP में किया गया है कि मौलिक कर्तव्य में किया गया है कि मौलिक अधिकार में किया गया है कि कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका DPSP था। DPSP का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। भाग के बारे में पूछेगा तो भाग 4 में वर्णित है, इस बात को याद रखिएगा। एक आपका पूछा गया था आयात प्रतिस्थापन से संबंधित पूछा गया था, हालांकि इससे क्या पूछा गया था मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। और ये सभी जो क्वेश्चन भेजे हैं, एक तो आपके अभिषेक सिंह राजपूत हैं, एक आपके महेश गुर्जर हैं। ठीक है, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ने इस क्वेश्चन को भेजा था। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।